कहानी की शुरुआत में ही हम जॉय चैटर्जी नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो एक बहुत ही एरोगेंट और नार्सिसिस्ट इंसान थे। उसे अपने अलावा और किसी की कोई फिक्र नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय के कंपनी में राहुल नाम का एक एम्प्लॉय था जो कि अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लिया था और जॉय इस बात को ना समझते हुए ही राहुल को जॉब से निकाल देते हैं। राहुल जॉय से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन जॉय उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि जॉय की गर्लफ्रेंड का नाम था अदिति और अदिति एक डॉक्टर थी। वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करती थी और जॉय का जो एटीट्यूड था वो अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बार बार वो जॉय को समझाने की कोशिश करती थी कि जॉय खुद को थोड़ा बदल ले, लेकिन जॉय किसी की कोई बात नहीं सुनता था और वो कभी कभी अपने कामों से और बातों से अदिति को भी हर्ट करता था और फिर जब उसे समझ में आता था तो वो उसे आकर माफी मांग लेता था और ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही थी। इसके बाद हम एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं जो कि एक अनाथ आश्रम चलाती है और वो कुछ बच्चों को इस अनाथ आश्रम में शेल्टर देती है और अदिति अक्सर यहाँ पर जाया करती थी। और फिर वो औरत अदिति को कहती है कि उन्हें डोनेशन की जरूरत थी, नहीं तो वो इन बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अदिति उन्हें जॉय का विजिटिंग कार्ड देती है और जॉय से मिलने जाने के लिए कहती है। लेकिन जब वो औरत जॉय से डोनेशन मांगने के लिए जाती है तो जॉय उनकी बहुत इंसल्ट करता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है और इसके बाद जब अदिति को इसके बारे में पता चलता है तो वो जॉय से झगड़ा करती है। इसके बाद रात को जॉय अदिति के घर आता है उसे मनाने के लिए और जॉय के बहुत कहने पर अदिति उसकी बात मानती है और जॉय कहता है कि थोड़े दिनों के लिए उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए और फिर वो लोग एक हिल स्टेशन आते हैं। लेकिन एक दिन ड्राइव करते हुए जॉय एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट कर देता है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी लेकिन अदिति चाहती थी कि वो लोग इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन जॉय अदिति की बात नहीं सुनता और उस बच्चे के साथ एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो उन्हें थोड़े पैसे दे देता है और जय की ये हरकत अदिति से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और इसके बाद अदिति और जय के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और फिर ये देखा जाता है कि अदिति वहाँ से चली जाती है और जय एक पत्थर से टकरा कर बेहोश हो जाता है और अगले दिन सुबह जब जय को होश आता है तो वो देखता है कि अदिति यहाँ से अकेले ही वापस चली गई है और इसके बाद जब जय घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और वो लोग उसे नहीं पहचान पाते। ये देखकर जय बहुत हैरान होता है और इसके बाद वहाँ से जय अदिति से मिलने के लिए जाता है और अदिति भी जय को नहीं पहचान पाती है और जय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो सबको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो ही जॉय चैटर्जी है। और आखिर में जॉय खुद का चेहरा एक आईने में देखता है और उसे समझ में आता है कि उसका चेहरा सचमुच बदल चुका है और इसीलिए कोई उसे नहीं पहचान पा रहा है। दूसरी तरफ अदिति पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि जॉय कुछ दिनों से मिसिंग है और कोई दूसरा अनजान आदमी खुद को जॉय चैटर्जी बता रहा है और इसी तरीके से वो जॉय के घर में भी घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस जय को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ रात को जय अदिति से फोन पर बात करता है और वो अदिति को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता है कि वो ही असली जॉय चैटर्जी है और अदिति इस बात से बहुत घबरा जाती है और जॉय अदिति को कहता है कि वो उसके घर के पास ही है और ये बात सुनकर अदिति बहुत घबरा जाती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है जिससे कि पुलिस अदिति के घर चले आती है और ये देखकर जॉय वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करेगा और फिर जॉय जब रास्ते से जा रहा था तो अचानक 2 गुंडे जॉय से उसका सारा सामान ले लेते हैं और जॉय भी उन्हें रोकता नहीं है और अपना सारा सामान दे देता है। इसके बाद अगले दिन सुबह हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि अपने इलाके में जॉय को पहली बार देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और जॉय उन लोगों को कहता है कि उसकी कहीं पर भी जाने की जगह नहीं है और फिर वो बच्चे उसे अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं और हम ये देखते हैं कि ये वही ऑर्फनेज है जिसे अदिति की पहचान वाली वो बूढ़ी औरत चलाती थी और ये बच्चे इसी ऑर्फनेज में रहते हैं और जॉय इस औरत को देखकर पहचान जाता है लेकिन ये औरत जॉय को नहीं पहचान पाती और सब कुछ सुनकर वो औरत जय को यहाँ पर रहने की परमिशन देती है। लेकिन उनके साथ जो और एक लड़का था जो कि यहाँ पर काम करता था वो इस बात से खुश नहीं था
क्योंकि पहले से ही उन लोगों के पैसों का प्रॉब्लम चल रहा था और यहाँ पर अगर अचानक एक और आदमी रहने के लिए आ जाएगा तो उनकी मुसीबत और बढ़ेगी। और जॉय को देखकर वो लोग ये समझते हैं कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और इसीलिए ये तय होता है कि जॉय हर बड़े बड़े कंपनी में जाकर इस ऑर्फनेज के लिए डोनेशन का इंतजाम करेगा और यही उसकी नौकरी होगी। और इस शर्त पे जॉय यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि पहले पहले जॉय को यहाँ पर रहने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट करने लगता है और इस ऑर्फनेज के डोनेशन के लिए वो अलग अलग बड़े बड़े कंपनी में जाता है और धीरे धीरे जॉय इस ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों से घुल मिल जाता है और वो उस औरत की भी रिस्पेक्ट करने लगता है। इसके बाद एक दिन अदिति इन बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पर आती है और जॉय दूर से ही अदिति को देखता है। और इसके बाद देखा जाता है कि इस ऑर्फनेज के ही एक लड़का जो कि पहली बार जॉय को यहाँ पर लेकर आया था, उसके इलाके के कुछ लड़कों के साथ मारपीट हो जाती है और वो बहुत इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। और फिर जॉय को ये याद आता है कि उसने जब हिल स्टेशन में उस बुद्धिस्ट मॉन्क को उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि वो ये पैसे संभाल कर रखेंगे। जॉय को इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है, तब वो जॉय की अमानत उसे वापस कर देंगे। और ये बात याद आते ही जॉय जल्द से जल्द उस हिल स्टेशन में पहुंचता है और वहाँ पर जाकर वो उस मॉन्क को तलाश करता है, लेकिन कोई भी उस मॉन्क के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते। इसके बाद जॉय की मुलाकात उसी बच्चे के साथ होती है, उस दिन जिस बच्चे का उसके कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और फिर वो बच्चा ही जॉय को अपने साथ एक पेड़ के पास लेकर जाता है और ये देखा जाता है कि उस पेड़ के अंदर ही जॉय के दिए हुए पैसे थे और जॉय फौरन उन पैसों को लेकर कोलकाता वापस आता है और फिर ऑर्फनेज के उस लड़के की ट्रीटमेंट शुरू होती है। लेकिन इसके बाद ही जॉय देखता है कि उसे उसका चेहरा वापस मिल गया है और पुलिस मीडिया सब जॉय से पूछताछ करते हैं कि इतने दिनों तक जॉय कहाँ पर था और जॉय उन लोगों से कुछ बहाना बना देता है। इसके बाद जॉय जाकर अदिति से मिलता है और वो अदिति से माफी मांगता है और अदिति को उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। और जॉय अदिति को कहता है कि इन कुछ दिनों में उसने अपनी जिंदगी का असली मतलब समझा है। और इसके बाद जॉय और अदिति एक हो जाते हैं और फिर जॉय दूर उन्हीं बुद्धिस्ट मॉन्क को देखता है और उन्हें देखकर जॉय बहुत हैरान होता है। और फिर अचानक जॉय के आसपास सब कुछ धुंधला होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जॉय हॉस्पिटल के बेड में है और उसे होश आता है। और फिर अदिति और डॉक्टर सभी जॉय को देखकर हैरान होते हैं और फिर अदिति से जॉय को ये पता चलता है कि दरअसल जॉय पिछले कुछ दिनों से कोमा में है। दरअसल हिल स्टेशन में जॉय जो पत्थर से टकरा गया था, इसके बाद अगले दिन सुबह अदिति जॉय को बेहोश हालत में देखती है और फिर जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सर पर अंदरूनी चोट लगने की वजह से जॉय कोमा में चला गया था और इतने दिनों बाद जॉय कोमा से बाहर आया है। और ये बात जानकर जॉय बहुत ही हैरान होता है क्योंकि इतने दिनों तक उसने अपने लाइफ को जिया है, तो वो क्या था ये उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके बाद जॉय ऑर्फनेज के उन सारे बच्चों के नाम बताता है, जो सुनकर अदिति बहुत हैरान होती है क्योंकि जॉय तो कभी भी उस ऑर्फनेज में गया ही नहीं था। और इसके बाद जॉय ने अपनी लाइफ में इन कुछ दिनों में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ बताता है। और ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर जॉय को एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल जब इंसान का दिमाग बहुत ही गहरे कोमा में चला जाता है तो उस वक्त किसी इंसान का सोल बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड होता है। और जॉय ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था और ये बहुत ही रेयर है। और ये सारी बातें सुनकर जॉय और अदिति बहुत हैरान होते हैं। लेकिन इसके बाद जॉय अदिति को कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ इसके लिए वो ग्रेटफुल है और वही बुद्धिस्ट मॉन्क इतने दिनों तक जॉय को रास्ता दिखा रहे थे क्योंकि वो जॉय की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाना चाहते थे। और फिर देखा जाता है कि ठीक होने के बाद जॉय उसी हिल स्टेशन के उसी पेड़ के पास आता है और फिर उस पेड़ के अंदर से जॉय को वही पैसे मिलते हैं। और ये देखकर जॉय और अदिति दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। और फिर जॉय ये तय करता है कि वो अब अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय और अदिति एक साथ ऑर्फनेज में बच्चों से मिलने के लिए आते हैं
और जॉय उन लोगों के लिए एक टीवी सेट लेकर आता है, क्योंकि जब वो यहाँ पर रह रहा था तो उसे पता था कि बच्चे यहाँ पर एक टीवी चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और जब ये लोग इस टीवी को देखते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। और बच्चों के लिए वो लोग जय को पहली बार देख रहे थे, इसीलिए बच्चे एक एक करके जय को अपना नाम बताते हैं। लेकिन उन लोगों का नाम जय को पहले से ही पता था। और इसके बाद ये देखा जाता है कि इनमें से ही एक बच्चा जय के साथ कुछ शरारत करने वाला था, लेकिन जॉय को इसके बारे में पहले से ही पता था कि ये बच्चा इतना शरारती है, और इसीलिए वो सावधान हो जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।